गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फंक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। ये 11 12 दोनों में काम आएगा। क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 12 के लिए भी। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको फंक्शन के बारे में बताया था, डेफिनेशन बताया फंक्शन का, फंक्शंस और रिलेशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो कंडीशन आपको बताई, डोमेन बताया, रेंज बताया फंक्शन का। फिर आपको मैंने पीस फंक्शन और रियल वैल्यूड या रियल फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बताया। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आपको जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लास 11th में बेसिकली जो है उसको, और साथ में 12th में भी, ठीक है। तो दो पार्ट में ये जाएगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक क्लास 11th का और एक क्लास 12th का, ठीक है। तो जब हम क्लास 11th की बात करेंगे टाइप्स ऑफ, तो सारा टाइप का फंक्शन जो है क्लास 12th में भी यूज होगा। और जब आप टाइप्स ऑफ फंक्शन जानते रहोगे तभी उस फंक्शन का आप डोमेन और रेंज फाइंड कर पाओगे। अदरवाइज डोमेन रेंज फाइंड करना आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। पिछली क्लास में भी बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। धीरे धीरे अब चैनल प्रमोट हो रहा है, जिसमें आप लोगों का रोल अच्छा है, ठीक है। कोशिश करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ठीक है। बच्चों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज पहुंचे। तो अब हम बात करते हैं, ज्यादा बात न करते हुए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो टॉपिक आज हमको टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करना है, जिसमें हमने आपको बता दिया है कि रियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है पिछली क्लास में, ठीक है। और रियल वैल्यूड फंक्शन जिसमें रेंज जो होता है वो हमारा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट होता है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। उस टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम क्या लेंगे, जो रियल फंक्शन है ना उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले देखो, सबसे ज्यादा जो नोन फंक्शन जिसको आप जानते हो, इसको बोलते हैं हम अलजेब्राइक फंक्शन। देखो अब ये अलजेब्राइक फंक्शन जो है ना, कई कैटेगरी में बटा हुआ है। तो अलजेब्राइक फंक्शंस में हमारे पास इसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस भी आता है। जब पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा उसको भी हम अलजेब्राइक बोल सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन रहेगा उसको भी हम बोल सकते हैं। अगर हमारे पास जो है रेशनल फंक्शन है उसको भी हम बोल सकते हैं, वो भी हमारा अलजेब्राइक फंक्शन में ही कैटेगराइज होता है। बात समझ में आए। इरेशनल फंक्शन भी जो होता है वो सब इसी के पार्ट होते हैं। तो अलजेब्राइक फंक्शंस में अगर हम बात करते हैं, या इसी को दूसरे वर्ड में अगर हम बोलें, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, चाहे अलजेब्राइक वर्ड यूज करेंगे चाहे पॉलिनोमियल यूज करेंगे। तो आप जानते हो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो होता है एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है ना फंक्शन का। तो जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो आप, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में रहेगा, एफ ऑफ एक्स। ये किसी पॉलिनोमियल के फॉर्म में, जैसे आप मान लो a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस अप टू सो ऑन लास्ट में an(x)(n). ये आपके पास अलजेब्रा आया ना, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये आपका क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड अलजेब्राइक और पॉलिनोमियल फंक्शन। चाहे इसको आप अलजेब्राइक बोलेंगे चाहे पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। ये हमारे पास, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा, सपोज कर लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 5x, ठीक है। 3x² माइनस 5x माइनस 2, ये एक हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। इसको हम अलजेब्राइक फंक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। या पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या तीन टर्म आ गए ना। तो आप जानते हो जब किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में, हालांकि मोनोमियल भी हमारा पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट होता है, ठीक। तो कोई मोनोमियल रहेगा तो वो भी हमारा अलजेब्रा का ही अलजेब्राइक फंक्शन का, चाहे वो कांस्टेंट, मैंने बताया ना अलजेब्राइक फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसे इस अलजेब्राइक फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो अलग अलग टाइप का अलग अलग ग्राफ बनेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ग्राफ इस फंक्शन के लिए बनेगा। तो अलजेब्राइक फंक्शन का एग्जांपल ये हमारे पास आया। इसमें अलजेब्रा में क्या होता है ना, जैसे ये तो क्वाड्रेटिक है,
इसमें तो कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर यही फंक्शन हमारा ऐसे आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो मैंने बताया है ना कि एफ ऑफ एक्स आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो रियल या रियल वैल्यूड फंक्शन कब होगा, जब देखो स्क्वायर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है ये ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जीरो से। जो स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है वो पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब ये फंक्शन हमारा क्या होगा, रियल वैल्यूड। तो ऐसे ही करके हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि किस तरह का फंक्शन है, उसका डोमेन क्या होगा। अब इसका डोमेन, इसका रेंज जब हम निकालने जाएंगे, अभी हम बताएंगे कैसे निकालना है। तो ये टाइप आपको, ये भी एक अलजेब्राइक फंक्शन ही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 होल पावर 1/2। ठीक है, तो ये अलजेब्राइक में इरेशनल टाइप में चला जाएगा। आई बात समझ में, ये हुआ आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन। अब देखो, ये अलजेब्राइक या पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इनके लिए बस देखो, इसमें अलजेब्राइक में मेन काम जो होगा ना, ये स्क्वायर रूट बाई क्वाड्रेटिक रूट, इन सब के लिए कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट रहेगा तो अंदर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, जो स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है। क्यों, आप जानते हो इमेजिनरी जो फंक्शंस होते हैं या इमेजिनरी जो वैल्यू होती है, क्लास 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा कि अगर निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या देता है, इमेजिनरी वैल्यू देता है। तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए रियल होने के लिए अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी। हमको पता नहीं है ना एक्स स्क्वायर माइनस 9 पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो अगर ये रियल फंक्शन होगा तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका आया अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, दूसरा देखो आप, अब अलजेब्राइक से ही रिलेटेड आपके पास क्या आएगा, रेशनल फंक्शन भी अलजेब्राइक की ही कैटेगरी में आता है। अब देख लो रेशनल फंक्शन क्या होगा। तो रेशनल जस्ट लाइक रेशनल नंबर आएगा। तो आपके पास रेशनल फंक्शन में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं रेशनल नंबर, आप पढ़े हो ना कि जो नंबर हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल फंक्शन भी हमारे पास क्या होगा, अगर हम बात करें अब फंक्शन ऑफ द फॉर्म, फंक्शन ऑफ द फॉर्म क्या फॉर्म रहेगा, देखो आप मान लो आप फंक्शन लिखते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इधर पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इन द सेंस ये जो फंक्शन होना चाहिए जीरो इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। इसको हम रेशनल फंक्शन कहते हैं। ये हमारा रेशनल फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखो जब रेशनल टाइप का फंक्शन आएगा तो उसमें कंडीशन क्या रहेगी आपकी, डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए आएगा आपके पास, तो आप उसमें यही चीज देखोगे, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज डोमेन में आ जाएंगी। ये आपका रेशनल फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, एफ ऑफ एक्स की बात करेंगे, सपोज कर लो यहाँ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 है। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू 3। यही आपका डोमेन, इसका डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 पे ये डिफाइन नहीं होगा। ये आपके पास आया। ठीक है, रेशनल हो गया। अब रेशनल के बाद देखो डिफरेंट डिफरेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होगा, ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होंगे, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स वो होगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन रेंज अलग अलग 11th में आपने पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल डोमेन अलग होता है और डोमेन जनरल डोमेन अलग होता है, उसका यूज किया जाएगा इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन क्या आएगा, अ फंक्शन इन विच, ठीक है, ऐसा फंक्शन इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इन्वॉल्व, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इन्वॉल्व, ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड, उसको हम क्या नाम देते हैं,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे देखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या आया आपके पास, इन्वॉल्व इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे अगर मान लो ये दे दे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, आपके पास या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये सब जो है ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो उनके 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो उन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की भी बात करेंगे हम। हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं वो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो ऐसा फंक्शन जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो, मतलब क्या होगा आपके पास, देखो अब ऐसा फंक्शन रहेगा जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टाइप का रहे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स रहे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स रहे, ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स रहेगा, या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स रहेगा, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। इन सब में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया ना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज की जब बात करेंगे तो वो भी क्या होगा आपको याद करना पड़ेगा, इस साल पढ़ोगे यही फंक्शन चैप्टर के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व रहेगा उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पावर्स के टर्म में रहेगा, तो ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल पावर में रहेगा उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो ये क्या मिलेगा आपके पास एक्सपोनेंशियल में, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, जानते हो ना आप एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है ई पावर एक्स, या फिर यही क्या हो सकता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स। ये क्या है कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस वन, ठीक है, ये आपके पास ए होगा। तो ये हमारे पास इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ई पावर एक्स, जैसे आपके पास मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पावर एक्स दे दिया, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ये एक्सपो फिर आता है नेक्स्ट, देखो अब इसमें डोमेन का थोड़ा सा यूज रहेगा और खूब पूछता भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन इसी को बोला जाता है। क्या नाम है, लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर लॉग फंक्शन। तो ये क्या आएगा ध्यान देना, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, a function of the form f of x इक्वल टू log x, यहाँ सपोज कर लो बेस ए, देखो जो आईसीएससी बोर्ड के बच्चे हैं वो लॉगरिथम चैप्टर पढ़े हैं, बट जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको लॉगरिथम चैप्टर नहीं पढ़ाया गया, तो मैं क्या करूंगा ना एक छोटा लेक्चर केवल लॉगरिथम से रिलेटेड जितने टर्म्स का यूज होगा वो मैं करा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए बस आप ये जानो कि लॉग, अगर लॉग टर्म तो यूज किए हुए हो आप लोग, जैसे 11th में फिजिक्स में केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम लॉग एंटी लॉग यूज किए हुए हो, बट बेसिक प्रॉपर्टीज आप नहीं जानते हो तो उसको मैं एक लेक्चर कल में अपलोड कर देता हूँ उसको। देखो अब फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होगी ध्यान देना, और उसी कंडीशन के बेसिस पे आप डोमेन बताओगे। इसमें इसमें कंडीशन आएगी ए की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और एक्स भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसीलिए आप देखोगे ना जब लॉग के साथ कोई वैल्यू लिखी जाती है तो मॉड लग जाता है। मॉड क्यों लगता है, मॉड इसलिए लगता है कि लॉग नेगेटिव टर्म के लिए डिफाइन नहीं होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव टर्म के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये ए और एक्स दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, ठीक। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। किस तरह का फंक्शन, फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। मॉड केवल किस लिए लगाया जाता है, ये बताने के लिए एक्स जो है वो पॉजिटिव है, लगाओ तब भी नहीं लगाओ तब भी आपका ये अंडरस्टूड रहेगा। लॉग कभी भी निगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता है। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो
स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं जिनमें आपको ग्राफ भी मेंशन करना होगा, जिनका ग्राफ मतलब आपको याद रखना होगा। ठीक है, इन सब का ग्राफ कोई फिक्स ग्राफ नहीं होता है। जैसे ई पावर एक्स का ग्राफ फिक्स होगा, बट ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ई पावर टू एक्स आ जाएगा, तो इन सब का ग्राफ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास अब जो फंक्शंस स्पेशल टाइप्स जो बताने जा रहे हैं, इनके ग्राफ फिक्स होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, तो देखो क्या आएगा आपके पास। आपके पास आएगा सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, ये अलजेब्राइक का ही पार्ट है। ध्यान देना, मैंने बताया था कि ये अलजेब्राइक फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन भी आता है। ठीक, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, एक ही वैल्यू, एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम। तो जो इसका रेंज होगा ना, वो सिंगलटन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगलटन सेट को। तो देखो, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, a function of the form f of x equal to k where k is constant, where k is constant। ठीक है, a function of the form f of x equal to k where k is constant is called, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। कांस्टेंट फंक्शन, देखो मतलब समझो, ये क्या है, के मतलब एक्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा, एक्स की कुछ भी वैल्यू होगी, फंक्शन से कोई लेना देना नहीं। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू दे दिया, या माइनस टू दे दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव दे दिया, तो देखो एक्स आप कुछ भी रखोगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, फाइव मिलेगी। ये होता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो इसमें जो एफ ऑफ एक्स होता है ना, मैंने बताया है कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स का इमेज होता है, मतलब ये वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है। तो जब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो जो वैल्यू होती है वो वाई एक्सिस पे जाएगी, और जो एक्स की वैल्यू होती है वो आपका एक्स एक्सिस पे रहेगा, मतलब डोमेन एक्स एक्सिस पे आएगा, और रेंज जो है आप किस पे, वाई एक्सिस पे। जो डोमेन होगा, डोमेन किस पे रिप्रेजेंट करोगे आप, डोमेन को रिप्रेजेंट करोगे एक्स एक्सिस पे। ठीक, और जो रेंज आएगा, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक, तो देखो, अगर मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट फंक्शन दिया गया है, उसको कैसे आप उसका ग्राफ बनाओगे वो देखो आप। हम्म, मान लो आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बोल दिया टू, इसका ग्राफ आपको बनाना है, तुरंत आप क्या करोगे, कार्टेशियन। अब ये जब ग्राफ बनाओगे ना, इसमें मतलब फंक्शन का जब आप ग्राफ बनाओगे, इसमें आप कार्टेशियन सिस्टम लोगे। कार्टेशियन सिस्टम मतलब एक्स वाई दोनों प्लेन लोगे। ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया आपके पास, वाई एक्सिस, यहाँ ओरिजिन आ गया। ठीक, ये पूरा हो गया। अब एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, तो वाई की वैल्यू टू, तो देखो वाई, अब मान लो आप स्केल से मेजर करके ये वन ले लोगे, ये टू, और इधर ये वन, टू, थ्री, फोर कुछ भी, और इधर चलेंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री जाएगा, और इधर आएंगे तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री आएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू टू है ना, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तब भी ये टू ही आएगा, टू मतलब ये पॉइंट मिलेगा। एक्स इक्वल टू वन रखोगे तब भी ये टू आएगा, टू रखोगे तब भी ये टू आएगा, थ्री रखोगे तब भी टू आएगा, माइनस वन रखोगे तब भी टू, माइनस टू, तो ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगी। जब भी हम कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाएगी। बात समझ में आई, ये हो गया। ठीक है, हमेशा। तो आप नोट में ये चीज याद कर सकते हो, एमसीक्यू वगैरह में ये पूछ सकता है, या कंपटीशन वगैरह में पूछ सकता है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, क्या, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज, ये क्या आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमेशा जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, हमेशा, चाहे ऊपर जाए। अब जैसे यही अगर मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस फाइव दिया होता, या माइनस थ्री दिया होता मान लो, तो देखो एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे, वाई की वैल्यू हमेशा माइनस थ्री आएगा, वन पे भी माइनस थ्री, टू पे भी, थ्री पे भी, माइनस वन पे भी, माइनस टू पे भी, माइनस थ्री पे भी, ये निकल के गया, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री आया, आया ना। तो ये आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस थ्री है, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू है। जब कभी भी आप कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा आपको,
एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगा। आई बात समझ में? ये कांस्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखो आप, ये समझ में आ गया कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट देखो, कांस्टेंट फंक्शन के बाद आपके पास क्या आएगा? कांस्टेंट आपने बना लिया, ग्राफ भी समझ में भी आ गया आपको। अब इसके बाद देखो, कांस्टेंट फंक्शन के बाद नेक्स्ट जब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, तो एक आएगा हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। क्या आएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की, तो आइडेंटिटी फंक्शन किस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे? देखो, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो भी एलिमेंट हम लेंगे उसका अपने पे ही इमेज बनना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। अगर एफ ऑफ 1 निकाल रहे हैं तो 1 आना चाहिए, एफ ऑफ 2 लेंगे 2 आना चाहिए, एफ ऑफ 3 लेंगे 3 आएगा, एफ ऑफ 4 लेंगे 4 आएगा, ऐसे करते हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। क्या फॉर्म रहेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। देखो, एक्स की कुछ भी वैल्यू रखें, इमेज भी वही वैल्यू पे आएगा। इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। कोई भी फंक्शन अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के फॉर्म में रहेगा उसको आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे आप 9th 10th में या 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा तो उसमें इस टाइप का ग्राफ पढ़े थे ना, y इक्वल टू एक्स, यही होता है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ, तो आपके पास क्या आएगा? ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, फंक्शन रिप्रेजेंट्स लाइन। ये लाइन होती है कौन सी? y इक्वल टू एक्स, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये लाइन होती है। ठीक, तो जब आप बनाओगे, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। आप तुरंत क्या करोगे? नंबर लाइन, ये पूरा कार्टेशियन सिस्टम आपने बना लिया, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, फिर इधर एक्स एक्सिस हो गया, ये पूरा बन गया आपके पास। अब वाई देखो, एक्स की अलग अलग वैल्यूज लो, 1 2, फिर उसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, फिर इधर 5 आया, फिर इधर लेंगे तो -1, फिर -2, -3, -4 ये आया। मान लो -5 भी जाएगा, इधर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे इधर -1, -2, -3। आप जानते हो ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, 3 पॉइंट 4 पॉइंट ले लिया जाएगा। देखो आप जब x की वैल्यू 0 लोगे, फंक्शन ये ग्राफ है, तो x की वैल्यू 0, तो x इक्वल टू 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 0 आएगा, तो 0 पे ये 0 ही आया, 1 पॉइंट। x की वैल्यू 1 रखोगे तो एफ ऑफ 1 आएगा 1 के इक्वल, x की वैल्यू 1, एफ ऑफ 1 आया। फिर x की वैल्यू 2 रखोगे तो एफ ऑफ 2 जो है 2 के इक्वल आ रहा है। -1 रखोगे तो -1 आएगा। देखो, इनको ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जो ओरिजिन से होकर के पास करेगी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन क्या करेगी? पास करेगी। तभी ना इसका स्लोप 1 होता है, 1045। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 होती है। ये आपका इसका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट देखो आप, ये आइडेंटिटी मतलब क्या होगा? कि आप जो भी वैल्यू लोगे, मतलब इसमें ऑर्डर्ड पेयर जो आएगा, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, 1/2 1/2, 3/4 3/4, ऐसे करके ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे इसमें हमेशा। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे। देखो, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मॉडुलस फंक्शन। ये आएगा मॉडुलस फंक्शन, या फिर इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इसमें साइन का रोल नहीं रहता है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, मॉड टर्म आप यूज किए हो सीबीएसई आईसीएसई दोनों ने। ठीक है, 11th क्लास में भी मॉडुलस था, मॉडुलस फंक्शन था। 12th में तो मान लो हम पढ़ा ही रहे हैं, 11th का भी मैं इसी में क्लियर कर दे रहा हूँ। जो सीबीएस आईसीएसई वाले हैं वो 10th में भी इस टर्म को यूज किए हुए हैं। तो देखो आप, मॉडुलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो ये क्या होगा?
अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ध्यान देना बच्चा, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म होगा इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो ये मॉड लग जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स चाहे निगेटिव लोगे चाहे पॉजिटिव लोगे, वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, इमेज हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पे जाएगा। डोमेन चाहे जो भी होगा बट जो रेंज आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या नाम देते हैं, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, और चाहे मॉडुलस बोलोगे चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलोगे, ठीक है, इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन, ये होता है। तो देखो, जब मॉडुलस फंक्शन आता है ना तो ये दो तरह से डिफाइन किया जाता है, कैसे मतलब इसको हम पीस फंक्शन के फॉर्म में कैसे ब्रेक करेंगे वो देखो। मान लो तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स गिवन है, तो देखो आप, जैसे जब एक्स की मॉड हटाना है, ठीक है, पीस फंक्शन में मॉड हटाएंगे, आप जानते हो ये अल्टीमेट आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर मान लो हम यहाँ एक्स लिखें और कंडीशन हम ले लें एक्स लेस देन जीरो, अगर हम x लेस देन जीरो ले रहे हैं तो निगेटिव आया ना, तो ये वैल्यू निगेटिव, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब इसके पहले हम माइनस लगा देंगे। अब देखो जरा, यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को, x लेस देन जीरो लिए हो मतलब x की वैल्यू निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिल करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की मेन वैल्यू होती है, ठीक। और दूसरा देखो, जब आप x की वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर लेते हो तब ये पॉजिटिव आ जाता है। तो ये आपने पीस फंक्शन में ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से और देखो, केवल यही नहीं, जैसे आपके पास मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ इधर एक्स प्लस वन दिया है, तब आप कैसे इसको पीस फंक्शन में ब्रेक करोगे, देखो आप जो अंदर मॉड के अंदर जो वैल्यू है, इस वैल्यू को देखो, मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स प्लस वन है, बस आप ये चेक करो ये कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, इनइक्वलिटी सॉल्व कर लो। एक्स प्लस वन लेस देन जीरो मतलब निगेटिव, तो निगेटिव कब होगा, जब एक्स लेस देन माइनस वन होगा। तो ये चीज देखो, कंडीशन आपके पास क्या आएगी, एक्स लेस देन माइनस वन, देखो अब जब माइनस वन से छोटी वैल्यू इसमें रखोगे तो अंदर की वैल्यू निगेटिव होगी, तो मॉड होके पॉजिटिव आना है, इसलिए ये क्या होगा, एक्स प्लस वन। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, मान लो आप एक्स की वैल्यू माइनस टू लेते हो, तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन आएगा, जबकि मॉड क्या कहता है, वैल्यू पॉजिटिव, तो इसलिए माइनस, अब माइनस और ये माइनस वन रहेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस वन। और जैसे ही ये वैल्यू एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी होगी या इक्वल होगी, देखो जब आपके पास एक्स प्लस वन कब पॉजिटिव होगा, जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन आएगा। इसीलिए जब एक्स की वैल्यू माइनस वन या माइनस वन से ग्रेटर होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। तो देखो आपने इस फंक्शन को भी क्या किया, जो है पीस फंक्शन में ब्रेक कर दिया। अगला देखो, जैसे मान लो एक और आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री दिया है, इसको देखो पीस फंक्शन में आप कैसे ब्रेक करोगे, फिर वही अंदर की जो वैल्यू है टू एक्स माइनस थ्री, एक बार लेस देन जीरो ले लो, तो टू एक्स लेस देन थ्री आएगा, एक्स लेस देन थ्री बाई टू आएगा। देखो ये निगेटिव कब बन रहा है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन थ्री बाई टू है, एक्स लेस देन थ्री बाई टू करोगे इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव में आएगा, तो माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक। जैसे थ्री बाई टू से लेस में आपके पास वन आ जाएगा, मान लो, तो टू वन जा टू, टू माइनस थ्री माइनस वन आया, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। फिर दूसरा क्या आएगा आपके पास, जब x की वैल्यू थ्री बाई टू या थ्री बाई टू से ग्रेटर होगा तब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये आपके पास। ये जब आपको एब्सोल्यूट फंक्शन दिया रहेगा, ये क्राइटेरिया है उसको पीस फंक्शंस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पीस फंक्शन में जब हम कन्वर्जन सीख गए हैं, ध्यान देना इधर, इसका ग्राफ भी अब बता देते हैं आपको, किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करना तो एकदम इजी है, एक्स की वैल्यू अलग अलग रखते चले जाओ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी आपको। जैसे देखो, मान लो आप ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हो किसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, तो आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बना लिया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये पीस फंक्शन है, अलग अलग डोमेन रेंज में पॉजिटिव निगेटिव आता है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो आएगा वो दो पार्ट में ब्रेक हो करके आएगा, ठीक है। होता तो कॉन्टिन्यूअस कर्व ही होता है, देखो ये x आएगा, ये x डैश आएगा, y आया, y डैश आया, इधर ओरिजिन हो गया,
इधर हम लिए 1 2, आप स्केल से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 4 5। इधर हम ले रहे हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर इधर मान लो 4। इधर हम आए -1 -2 -3 -4। ठीक, इधर आए हम तो 1 -1 -2 -3 -4, ये हमने बना लिया। अब देखो x की वैल्यू 0 लोगे, मॉड ऑफ 0 0 ही रहेगा, एक पॉइंट मिला। x की वैल्यू 1 लोगे तो मॉड ऑफ 1 1 आएगा, मतलब ये वैल्यू मिली। फिर x की वैल्यू 2 रखोगे तब भी मॉड ऑफ 2 2 आएगा, तो ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर 3 रखोगे तो मॉड ऑफ 3 3 के इक्वल आएगा, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक, फिर क्या है, x की वैल्यू निगेटिव में रखो, है तो स्ट्रेट लाइन ही ना, तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो मॉड ऑफ -1 1 होगा, तो ये भी यहाँ आएगा। ठीक, फिर x की वैल्यू -2 रखोगे तो मॉड ऑफ -2 2 आएगा, मतलब ये पॉइंट इधर आ जाएगा। फिर -3 रखोगे 3 आएगा, तो ये पॉइंट, तो देखो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, ये लाइन जा रही है। बात समझ में आया, तो ये दो पार्ट में, ये आया आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स, ये लाइन अभी आगे बढ़ेगी, एरो बना दे रहे हैं, और ये आएगा f ऑफ x इक्वल टू -x। ठीक है, ये आपके पास f ऑफ x इक्वल टू -x और ये f ऑफ x इक्वल टू x, तो दो पार्ट में ब्रेक हुआ था ना पीस फंक्शन में, ऐसे ग्राफ ड्रॉ होता है। कोई भी मॉडुलस फंक्शन रे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, x की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको f ऑफ x की अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर लेनी है, यही तरीका होता है ग्राफ ड्रॉ करने का। ठीक है, ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट देखो आप, इरेज कर देते हैं इसको, समझ में आ रहा है चीजें, इसीलिए बहुत इजीली, बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, हर टाइप शॉर्टकट में नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप मेंस के क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे, एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एडवांस में हर साल नए नए क्वेश्चंस बनते हैं, और हर एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन चार चार कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो आपको जब कॉन्सेप्ट पता रहेगा तभी आपका दिमाग, आपको पता ही नहीं चलेगा, एडवांस के क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चलेगा पूछ क्या रहा है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमको ये टॉपिक लगाना होगा, इससे ये आएगा। देखो आप फिलहाल अभी बेसिक पे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास सिग्नम फंक्शन एक आता है, हाँ सिंघम नहीं, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक, देखो सिग्नम फंक्शन, या कुछ लोग इसको साइनम फंक्शन भी बोलते हैं, बट सिग्नम साइनम जो भी, प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट से मतलब है। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। सिग्नम फंक्शन, तो जैसे ये क्या होता है ना, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, फंक्शन ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, f ऑफ x इक्वल टू, देखो एक वैल्यू -1, कब, व्हेन x इज लेस देन 0, मतलब जब x की वैल्यू निगेटिव लेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू -1, फिर 0 आएगा, 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, और एक 1 आएगा, कब आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यही हमारा सिग्नम फंक्शन कहलाता है, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। आई बात समझ में, देखो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ इसमें, देखो डोमेन तो पूरा रियल नंबर हो गया, लेस देन 0 इक्वल 0 ग्रेटर देन 0। रेंज की जब बात करेंगे तो रेंज में केवल तीन एलिमेंट्स हैं, -1 0 और 1। जितनी निगेटिव वैल्यूज होंगी x की, सबका इमेज -1 पे बनेगा, 0 का इमेज 0 पे बनेगा, और जितनी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी x की, सबका इमेज किस पे बनेगा, 1 पे बनेगा। ये होता है सिग्नम फंक्शन। इसी को ना दूसरे वर्ड में भी डिफाइन किया जाता है, f ऑफ x इक्वल टू, ये होता है x अपॉन मॉड ऑफ x, ये कब, व्हेन x नॉट इक्वल 0, सेम चीज है, ये भी सिग्नम फंक्शन का ही दूसरा क्राइटेरिया आप बोल सकते हो। और दूसरा होता है 0, 0 कब होता है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल, देखो नॉट इक्वल 0 का मतलब लेस भी होगा ग्रेटर भी होगा, तो आप जानते हो जब x लेस देन 0 मतलब निगेटिव होता है, तो ये वैल्यू -x आती है, x x कट के -1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो x अपॉन x कट के 1 आएगा, और 0 पे 0 आ रहा है,
तो हमारे पास कोई भी फंक्शन इस सिग्नम फंक्शन को या तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे या तो ऐसे, दोनों सिग्नम फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। x अपॉन मॉड ऑफ x भी सिग्नम और जीरो, ये पीस फंक्शन में ये नॉट इक्वल जीरो का मतलब जीरो से लेस, जीरो से ग्रेटर, दोनों केस के लिए यही आएगा। ठीक है, ये आपके पास सिग्नम फंक्शन हो गया। अब इसका ग्राफ देख लो आप सिग्नम फंक्शन का, ध्यान देना। जब हम ग्राफ की बात करेंगे तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना बना लिए। मान लो ये आपके पास, ये इधर आ गया, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, हाँ ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन हो गया। अब आपका इधर 1, इधर 2, इधर 3 पॉजिटिव में, इधर 4 और इधर निगेटिव में -1, -2, -3, -4 आएगा। फिर इधर करेंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इधर करेंगे -1, -2, -3, इधर -4 हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, जब x की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब x निगेटिव अगर है, x निगेटिव है, फंक्शन की वैल्यू -1 पे बन रहा है। -1 यहाँ है ना, -1, y की वैल्यू -1, तो x निगेटिव मतलब इस पूरे के लिए यहाँ नहीं कंसीडर। तो मैंने आपको बताया था, जो वैल्यू कंसीडर नहीं होती वहां पे होल बन जाता है। -1 नहीं आएगा, -1 का जीरो पे नहीं आएगा। इस पॉइंट पे x की वैल्यू जीरो आ रही है ना, जीरो पे तो जीरो है ना, x इक्वल टू जीरो पे जीरो, जीरो से लेस मतलब माइनस जीरो, 0.00001 भी अगर आएगा तब -1 आएगा, जीरो पे नहीं, इसलिए -1 पे होल बनेगा। उसके बाद ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा x एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। चाहे जो -1 रखोगे तब भी जो है क्या आएगा, -1, -2 रखोगे तब भी -1, -3 रखोगे तब भी -1, सब लेस देन जीरो। और जीरो पे जीरो, तो ये आपने एक डार्क कर दिया है। फिर जब x की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब जीरो से बड़ी, तो देखो यहाँ पे भी जीरो नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी होल बनेगा। जीरो से बड़ी 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, 2 रखेंगे तब भी 2 आएगा, 3 रखेंगे तब भी 3 आएगा। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन आ गया। ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 है, और ये जो वैल्यू है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 है। ये आपके पास आया है, समझ में आया? ये आपका सिग्नम फंक्शन। एक लास्ट, ये क्लास 11th के टॉपिक्स में लास्ट टाइप जो है आपका, ध्यान देना बच्चा। हाँ, सिग्नम, सिग्नम के बाद एक आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, इसको ध्यान से समझना, नाम से ही पहचानोगे। हाँ, तो अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, फॉर्म किस फॉर्म में रहेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक, इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वेयर, देखो अब इसका मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स इंटीजर, रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा इंटीजर होगा? लेस देन और इक्वल टू एक्स, या तो क्या होगा, एक्स से लेस होगा या एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस एक्स के या तो इक्वल, मतलब क्या हुआ, ओवरऑल बात करेंगे, ये जो अंदर वैल्यू है अगर इंटीजर होगी तो वो उसी के इक्वल होगा, बोला है ना, और इक्वल टू एक्स। अगर इंटीजर नहीं है तो जस्ट उससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, अगर मान लो इधर -2 दिया है, तो ये -2 के इक्वल, क्योंकि -2 इंटीजर है। बट अगर यही -2.5 दे दे, तो 2.5 इंटीजर नहीं है ना, तो -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर, तो ये -3 आएगा। अब अगर यही 2.5 रहा होता, मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.5,
तो 2.5 इंटीजर नहीं है, 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 3 आएगा। यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे, -2.5 से छोटे इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5 में वो लोग -2 लिख देते हैं। नहीं, -2 से बड़ा होता है तो आप नहीं लिखोगे। तो क्या होगा, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5 की वैल्यू -3 के इक्वल होगी। ये केस बनता है। बात समझ में आया? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब इसका ग्राफ देखो, इसका भी ग्राफ बनता है। क्या होता है इसका ग्राफ? जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ की बात करेंगे, फंक्शन आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनता है ना, वो केवल और केवल इंटीजर्स पे बनता है। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे इसका ग्राफ नहीं बन, मतलब इसका इमेज नहीं बनता है। तो यानी कि जब इसका रेंज बात करेंगे तो रेंज हमारा केवल और केवल इंटीजर्स आएंगे, डोमेन रियल नंबर्स होंगे। देखो ये आपने ओरिजिन ले लिया, इधर 1 लिया, इधर 2 लिया, इधर 3 लिया, इधर 4, इधर 5, तो इधर भी अब 1 इक्वल मेजर करके आप बना लोगे। 3 इधर 4 हो गया, इधर 5 हो गया, ठीक है। फिर इधर करेंगे तो ये -1, फिर इधर -2, फिर इधर करेंगे तो -3, -4, फिर इधर -5 आएगा, फिर -6 आएगा, ठीक है। ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, फिर इधर x हो गया। फिर इधर देखो आप, -1 आया, -2 आया, -3 आया, -4, इधर -5 बन गया, ठीक है। देखो आप, जीरो, जीरो एक इंटीजर होता है, वैल्यू जीरो आएगी। 1 इंटीजर है तब तो वैल्यू 1 है, लेकिन अगर मान लो 1 से छोटी वैल्यू आती है, 1 से लेस, मतलब 0 और 1 के बीच में अगर हम x की वैल्यू लेते हैं, जीरो, देखो जीरो और वन के, वन नहीं ले रहे हैं, जीरो और वन के बीच में जब एक्स की वैल्यू लेंगे, मतलब क्या हुआ, जीरो से बड़ा है, ठीक है, इक्वल भी ले सकते हो, और एक्स लेस देन वन है, तब क्या होगा, सारा इंटीजर जीरो पे, मतलब एफ ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू जीरो, मतलब एक्स एक्सिस। ये यहाँ वन कंसीडर नहीं होगा, इसलिए हम क्या बना देंगे, होल बना देंगे। ये डार्क किया है हमने तो ये डार्क रहेगा, ठीक है। ये आया। फिर उसके बाद आप देखो, जब वैल्यू वन होगी, वन इंटीजर है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन आएगी, मतलब ये आया। फिर वन, और अगर मान लो टू नहीं ले रहे हो, तो टू नहीं, मतलब वन, और वन से लेके टू तक रहेगा, टू से लेस रहेगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वन पे बनेगा, ये आएगा, ठीक। फिर अगर अगर हम x की वैल्यू टू लेते हैं, तो टू फंक्शन थ्री से लेस लेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, थ्री हो गया, तो ये आया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर उसके बाद अगर हम फोर लेते हैं, ठीक, फोर नहीं थ्री लेते हैं, तो थ्री पे थ्री बनेगा, ठीक, फोर कंसीडर नहीं करना है, तो सारा इमेज थ्री पे बनेगा। इसी तरीके से निगेटिव में भी देखो आप, जीरो पे जीरो है तो ये नहीं लेना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। अब जीरो और -1 के बीच में जितनी भी वैल्यू लेंगे सब -1 पे थी, इसलिए -1 पे डार्क रहेगा। फिर देखो, -2 नहीं लेना है, जैसे अगर -1 नहीं लेना है, क्योंकि -1 पे -1 इंटीजर है, तो -1 से जरा भी छोटी वैल्यू लेंगे सबका इमेज -2 पे बनेगा। फिर -2 तो ले चुके हैं ऑलरेडी, तो -2 से जरा भी छोटी वैल्यू लेंगे सबका इमेज किस पे बनेगा, -3 पे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, एक स्टेप टाइप बन जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको दूसरे वर्ड में स्टेप ग्राफ भी बोल सकते हैं। देखो स्टेप ग्राफ बन रहा है, सीढ़ी टाइप का बन रहा है ना, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर में यही चीज याद रखना कि अगर अंदर की वैल्यू इंटीजर है, ठीक है, मान लो -3 है, तो ये -3 के इक्वल होगा। अगर ये इंटीजर नहीं है, मान लो ये -3/2 है, तो -3/2 मतलब -1.5, -1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर, ये -2 आएगा, ठीक है। अब अगर यही 3/2 होता, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर 1 होता है। ये आप आज की क्लास में, क्लास 11th में जितने टाइप्स के फंक्शंस थे सारे कवर हो गए हैं। और डोमेन रेंज निकालने के लिए जितने भी टाइप्स के डोमेन रेंज आपके पास फंक्शंस के फाइंड करने के लिए फंक्शंस रहेंगे, सबका टाइप मैंने बता दिया। अब इसके बेसिस पे हम लोग डोमेन और रेंज अलग अलग टाइप के फंक्शंस का निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू आज की क्लास के लिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग,
लाइक करिए। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप मेंशन या आपको जो व्हाट्सएप नंबर मैंने लिंक में दिया हुआ है उससे आप क्वेरी कर सकते हो, ठीक है? सपोर्ट कीजिए आप लोग के लिए अच्छे टर्म्स, अच्छे नोट्स मिलेंगे, ठीक है? अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल्स भी सारे करवाएंगे, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे एकदम। ये मत सोचना केवल और केवल कॉन्सेप्ट। जैसे रिलेशन में आपको 6-7 क्वेश्चंस मैंने करवाया ना, और कुछ शॉर्ट वीडियो भी केवल पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं या मेंस में कई बार पूछा, बोर्ड में कई बार पूछा, वो सब शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल रहे हैं। तो देखते रहो आप लोग वीडियो, आप लोग के काम आएगा, ठीक है? थैंक यू।